स्नेहा, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो बच्चा, कल हम लोगों ने स्टार्ट करा था बीएसटी का चैप्टर नंबर 2, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या क्या डिस्कस कर लिया था कल की क्लास में? कल हम लोगों ने 3 टॉपिक्स डिस्कस करे थे। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। अब देखो, हेनरी फियोल साहब ने हमें मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। यही 14 प्रिंसिपल्स हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। देखो, मैं आपको एंटायरली एनसीईआरटी से पढ़ा रही हूँ। जितने भी नोट्स हैं सारे आपके एनसीईआरटी के नोट्स हैं। प्लस अगर मुझे लगता है यार पूनम गांधी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा है तो वो सारी चीजें भी मैंने आपके नोट्स के अंदर कवर करी है। तो एनसीईआरटी के अंदर पहले एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स गिवन है, उनकी टेक्निक्स गिवन है, देन हेनरी फियोल के प्रिंसिपल्स गिवन है। लेकिन एफडब्ल्यू टेलर वाले प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो पहले हम हेनरी फियोल के 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे, देन एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे, लास्ट में हम लोग टेक्निक्स डिस्कस करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। शुरू करें फटाफट से। तो देखो, हेनरी फियोल साहब ने हमें मैनेजमेंट के कितने प्रिंसिपल्स दिए हैं? इन्होंने हमें मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। इन्हें हम वन बाय वन काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत हेनरी फियोल के बारे में पता होना चाहिए कि इनका जन्म कब हुआ, इनका देहांत कब हुआ, इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है मैनेजमेंट की फील्ड के अंदर। तो देखो, हेनरी फियोल का जन्म कब हुआ? 1841 के अंदर। इन्होंने 1860 के अंदर अपनी माइनिंग इंजीनियरिंग कंप्लीट करी और माइनिंग इंजीनियरिंग कंप्लीट करके कोल माइनिंग कंपनी ज्वाइन करते हैं। इनकी पोस्ट क्या थी? इंजीनियर की थी। बाद में 1988 के अंदर ही सेम कंपनी के अंदर इन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया जाता है, मतलब इनका प्रमोशन हो गया। अब जब इन्हें एमडी बनाया गया उस वक्त इस कोल माइनिंग कंपनी की कंडीशन सही नहीं थी। कंपनी कैसी थी? इंसॉल्वेंट थी। इंसॉल्वेंट मतलब कंपनी दिवालिया थी। कंपनी के पास में बिल्कुल पैसा नहीं था कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे कर सके, अपनी लाइबिलिटीज पे ऑफ कर सके। उस टाइम पर हेनरी फियोल साहब ने अपनी मैनेजरियल टेक्निक्स यूज करी और इस कंपनी को इस प्रॉब्लम से बाहर निकाला और ये जो कोल माइनिंग कंपनी थी इसे एक लीडिंग कंपनी बनाया, एक बहुत बड़ी कंपनी बनाया। तो हेनरी फियोल साहब का एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है मैनेजमेंट की फील्ड के अंदर। इन्होंने हमें मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स भी दिए हैं, जो हम आगे चलकर इसी चैप्टर के अंदर काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इन्होंने एक किताब भी लिखी थी 1917 के अंदर, जिस किताब के अंदर इन्होंने इन मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स के बारे में बताया। बाद में इनकी डेथ के बाद में, इनकी डेथ 1925 के अंदर हो गई थी। इनकी डेथ के बाद में 1949 के अंदर यही बुक इंग्लिश में भी पब्लिश करी गई। इस बुक का नाम है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। समझ में आया? तो इन्होंने हमें मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। इन्होंने एक किताब लिखी जिस किताब के अंदर इन्होंने मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स के बारे में हमें बताया है। साथ में हम लोग जो मैनेजमेंट के फंक्शंस की बात करते हैं ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। स्टाफिंग को हटा दो, मैनेजमेंट के जो 4 प्रिंसिपल्स हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये चारों फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में भी फर्स्ट टाइम इन्हीं ने बात करी थी। इन्होंने इन चारों फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई करा और क्योंकि इनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसीलिए इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट या फिर फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये पूरा का पूरा आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। अब देखो, इन्होंने हमें मैनेजमेंट के कितने प्रिंसिपल्स दिए? इन्होंने हमें मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स दिए। शुरुआत के 7 प्रिंसिपल्स हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, देन आगे के 7 प्रिंसिपल्स हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। शुरू करें फटाफट से। देखो, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है हमारा? डिवीजन ऑफ वर्क। बहुत ही आसान सा प्रिंसिपल है। डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप सारा का सारा काम एक ही बंदे से नहीं करवा सकते। जैसे स्कूल का काम है पढ़ाने का, तो जितना भी पढ़ाने का काम है सारा काम एक ही टीचर थोड़ी ना करता है कि नर्सरी केजी को भी एक ही टीचर पढ़ा रहा है, 10th को भी एक ही टीचर पढ़ा रहा है, 12th को भी एक ही टीचर पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं होता ना। डिवीजन ऑफ वर्क कहता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप सारा का सारा काम एक ही बंदे से नहीं करवा सकते। एक ही बंदे से सारा काम कराओगे, बंदा गधा बन जाएगा, वो अपना बेस्ट नहीं दे सकता, उसकी एफिशिएंसी डाउन जाएगी। तो बेटर है जितना भी टोटल काम है उस काम को छोटे छोटे से टास्क में डिवाइड कर दो, छोटी छोटी सी जॉब्स में डिवाइड कर दो और हर बंदे से थोड़ा थोड़ा काम करवाओ। हर बंदे से वो काम कराओ जिस काम के अंदर वो एक्सपर्ट है। हर बंदे को थोड़ा थोड़ा काम दे दो उस बंदे की क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग, उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, उसकी कैपेबिलिटी, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर इस तरह से काम होगा तो हमें स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स मिलेंगे। मैम, स्पेशलाइजेशन क्या होता है? मान लो मैं आपको पिछले 10 साल से इको पढ़ाती आ रही हूँ, बिजनेस स्टडीज पढ़ाती आ रही हूँ, तो मैं उस काम में स्पेशलाइज्ड हो जाऊंगी, मैं उस काम में एक्सपर्ट हो जाऊंगी,
मैं उस काम को ऐसे करूंगी कि यार मुझसे बेहतर कोई इस काम को कर ही नहीं सकता। इसकी वजह से कहीं ना कहीं एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। अगर मैं उस काम में एक्सपर्ट हो चुकी हूं तो मैं कहीं ना कहीं बेस्ट तरीके से काम करूंगी, किसी तरह की वेस्टफुल एक्टिविटीज नहीं होंगी, यानी कि एफिशिएंसी इंक्रीज होंगी। तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से हेनरी फियोल क्या कहते हैं, द होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क और जॉब्स। पूरे के पूरे काम को छोटे छोटे से जॉब्स में डिवाइड कर दो और एक ही बंदे से पूरा काम कराने की बजाय हर बंदे से थोड़ा थोड़ा काम कराओ, उस बंदे की क्वालिफिकेशन, उस बंदे के एक्सपीरियंस, उस बंदे की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। अगर ऐसा होगा तो हमें स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स मिलेंगे, काम बेस्ट तरीके से होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। अकॉर्डिंग टू फियोल, द इंटेंट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इज टू प्रोड्यूस मोर एंड बेटर वर्क फॉर द सेम एफर्ट। हेनरी फियोल कहते हैं अगर डिवीजन ऑफ वर्क होगा ना तो सेम एफर्ट के अंदर हमें ज्यादा काम मिलेगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा और बेटर क्वालिटी का काम हमें मिलेगा, हमें स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर स्कूल के अंदर काम क्या है, डिवाइडेड है। इको वाला टीचर इको पढ़ाता है, बीएसटी वाला टीचर बीएसटी पढ़ाता है, इंग्लिश वाली मैम इंग्लिश पढ़ाती हैं। दिस इज डिवीजन ऑफ वर्क। अगर आप बैंक के अंदर जाते हो तो बैंक के अंदर बहुत सारा काम है, लेकिन हर पर्सन को अलग अलग काम दिया गया है। एक बंदा कैश डिपॉजिट करता है, एक बंदा आपको कैश देता है, आप विड्रॉ करवाते हो, एक बंदा आपकी एफडी करेगा, एक बंदे का काम है पासबुक के अंदर एंट्री वगैरह करने का, एक आपको लोन देने का काम करता है। तो इस तरह से बैंक के अंदर भी काम क्या है, डिवाइडेड है। दिस इज डिवीजन ऑफ वर्क। यहां पर हमें किसके फायदे मिलते हैं, स्पेशलाइजेशन के, और साथ साथ में ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। पहला समझ में आ गया। सेकेंड प्रिंसिपल हेनरी फियोल का है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। अथॉरिटी का मतलब है पावर टू टेक डिसीजन। आपके पास में पावर है कि आप डिसीजंस ले सकते हो, आपके पास में पावर है कि आप सामने वाले को ऑर्डर दे सकते हो, आपके पास में पावर है कि सामने वाला आपके ऑर्डर्स पूरे करेगा, आपकी बात को ओबे करेगा। दिस इज अथॉरिटी, यानी कि पावर टू टेक डिसीजंस एंड पावर टू गिव ऑर्डर्स, और सामने वाला आपकी बात को पूरा करेगा। वहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि आपको कोई काम सौंपा गया है, आपको कोई काम सौंपा गया है, आपकी जिम्मेदारी है, आपका ऑब्लिगेशन है कि आपको वो काम कंप्लीट करना ही पड़ेगा। इस जिम्मेदारी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हेनरी फियोल के अकॉर्डिंग अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स। अथॉरिटी का मतलब है सामने वाले को ऑर्डर देने का अधिकार, एंड ऑब्टेन ओबीडियंस, सामने वाला आपकी बात को ओबे करेगा ही। और रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द रिजल्ट ऑफ अथॉरिटी। करोलरी का मतलब होता है रिजल्ट। अथॉरिटी का मतलब है कि हमारे पास में पावर है, हम सामने वाले को ऑर्डर्स दे सकते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द रिजल्ट ऑफ अथॉरिटी, यानी कि अगर आपको पावर दी गई है तो आपको कोई काम भी सौंपा गया है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस काम को पूरा करोगे। दूसरी भाषा में हम बोल सकते हैं अथॉरिटी मीन्स राइट टू टेक डिसीजंस, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि आपका ऑब्लिगेशन है, आपकी जिम्मेदारी है कि जो आपको जॉब असाइन करी गई है आपको वो जॉब पूरी करनी ही पड़ेगी। अब हेनरी फियोल कहते हैं कि भाई अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। मान लो आपने किसी बंदे को अथॉरिटी तो ज्यादा दे दी, यानी कि आपने उसे पावर तो ज्यादा दे दी, लेकिन आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम दी है, काम बहुत कम दिया है, तो वो बंदा वेला बैठा रहेगा, वो बंदा अपनी पावर का क्या करेगा, मिसयूज करेगा। मान लो आपने किसी बंदे को पावर तो बहुत कम दी है, अथॉरिटी नहीं दी, वो अपने लेवल पर डिसीजंस ही नहीं ले सकता, लेकिन आपने उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के तले दबा दिया है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, तो वो बंदा अपने लेवल पर डिसीजंस नहीं ले सकता। ऐसे में वो बंदा टाइम पर अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाएगा। देयर वुड बी नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ आपने एक वर्कर को काम सौंपा है कि इस मंथ के एंड तक तुझे 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी, लेकिन आपने उसे अथॉरिटी नहीं दी कि वो अपने लेवल पर रॉ मटेरियल परचेज करके आ जाए। अब मान लो 1 महीने के बाद में काम कंप्लीट नहीं होता, बंदा आके बोलता है कि मेरे पास में रॉ मटेरियल ही नहीं था और मेरे पास में इतनी पावर भी नहीं थी कि मैं अपने लेवल पर रॉ मटेरियल खरीद सकूं। तो अब आप वर्कर को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आपने वर्कर को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दी है बट आपने उसे अथॉरिटी नहीं दी कि वो अपने लेवल पर रॉ मटेरियल खरीद कर ले आए। तो दोनों चीजों में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। आप जितना बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी काम दे रहे हो आप उतनी ही उसे अथॉरिटी दो। अगर ज्यादा अथॉरिटी दोगे तो वो अपनी पावर का मिसयूज करेगा, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दोगे, उसके पास में पावर नहीं है, तो वो काम को टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाएगा। देयर वुड बी नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क। समझ में आ गया। तो पहला क्या था, पूरा काम हमें एक ही बंदे से नहीं करवाना, काम को डिवाइड कर देना है छोटे छोटे से टास्क के अंदर, और हर बंदे से थोड़ा थोड़ा काम करवाना है उस बंदे की क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग।
इट विल हेल्प इन स्पेशलाइजेशन एंड विल इंक्रीज एफिशिएंसी। सेकंड क्या है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। थर्ड आता है डिसिप्लिन। भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, जैसे स्कूल के अंदर भी एक प्रॉपर डिसिप्लिन का होना जरूरी है, तभी काम जो है वो सिस्टमैटिक तरीके से हो सकता है और तभी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। अब देखो डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए कि हर किसी को इसी तरीके से बिहेव करना है, सबके लिए प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशंस होने चाहिए, सारे के सारे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करा जाए। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में भी एक एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट होता है जिसमें सारी चीजें लिखी हुई होती है कि एम्प्लॉय को क्या क्या काम करना है, जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय को कितनी सैलरी देगा, एक प्रॉपर एग्रीमेंट होता है। ये एग्रीमेंट फॉलो होना चाहिए, हर रूल्स रेगुलेशंस फॉलो होने चाहिए। दिस इज डिसिप्लिन। गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल, हर लेवल पर अच्छे सुपीरियर्स यानी कि अच्छे बॉसेस होने चाहिए जो अपने सबऑर्डिनेट्स की प्रॉब्लम्स वगैरह को सुने। अगर ये सबऑर्डिनेट से कोई कमिटमेंट कर रहे हैं, कोई प्रॉमिस कर रहे हैं, प्रॉमिस करा है प्रमोशन देने का, इंक्रीमेंट देने का, तो उन प्रॉमिसेस को ये पूरा करें। क्लियर और फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए सबऑर्डिनेट्स और सुपीरियर्स के बीच में, चाहे सुपीरियर हो चाहे सबऑर्डिनेट हो, इनके बीच में जो एग्रीमेंट है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब है सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो अपनी कमिटमेंट पूरा करें। उनकी कमिटमेंट क्या है कि वो इफेक्टिवनेस के साथ में काम करेंगे, एफिशिएंसी के साथ में काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और सुपीरियर क्या कमिटमेंट करता है कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को अच्छी सैलरी देगा, उनकी सैलरी को रिवाइज करेगा, उन्हें इंक्रीमेंट वगैरह दिया जाएगा, प्रमोशन दिया जाएगा। तो सब अपनी कमिटमेंट्स पूरा करें, मीटिंग कमिटमेंट्स एट ऑल लेवल्स एंड जुडिशियस यूज ऑफ पेनल्टीज। अगर कभी भी किसी को पनिश करा जा रहा है, कोई पेनल्टी लगाई जा रही है, तो आप सही से लगाओगे, भेदभाव नहीं करोगे कि आपने 2 पर तो पेनल्टी लगा दी, बाकी 4 पर आपने पेनल्टी नहीं लगाई। किसी तरह का कोई बायस्डनेस, भेदभाव नहीं होना चाहिए। पनिश करना है, सबको पनिश करो जिनकी भी गलती थी। अगर डिसिप्लिन होगा तो ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमैटिकली काम होगा और एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। समझ में आ गया? 3 हो गए। पहला क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क। सेकंड है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड आता है ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होना चाहिए, सारे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करा जाए, क्लियर एग्रीमेंट होना चाहिए सबऑर्डिनेट्स और सुपीरियर्स के बीच में। फोर्थ आता है यूनिटी ऑफ कमांड। देखो यूनिटी ऑफ कमांड बहुत आसान सा है। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है एक बंदे के ऊपर, एक इंडिविजुअल बंदे के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार ये जो एक बंदा है इसके ऊपर 2 बॉसेस हैं, ये इस बॉस से भी ऑर्डर्स ले रहा है, ये इस बॉस से भी ऑर्डर्स ले रहा है। इस सिचुएशन के अंदर हमारा जो सबऑर्डिनेट, हमारा जो एम्प्लॉय है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि यार मैं किसके ऑर्डर्स फॉलो करूं, किसका काम मैं पहले करूं। तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है हर इंडिविजुअल एम्प्लॉय के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही सुपीरियर यानी कि एक ही बॉस होना चाहिए। अगर उसके ऊपर एक से ज्यादा बॉसेस होंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं किसके ऑर्डर्स को फॉलो करूं, किसका काम मैं पहले करूं। अकॉर्डिंग टू फेयर देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। हर एम्प्लॉय के ऊपर एक बॉस होना चाहिए। इफ एन एम्प्लॉय गेट्स ऑर्डर्स फ्रॉम 2 सुपीरियर्स एट द सेम टाइम द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज वायलेटेड। अगर बंदे के ऊपर 2 सुपीरियर्स है, 3 सुपीरियर्स है, तो कहीं ना कहीं ये यूनिटी ऑफ कमांड, ये जो प्रिंसिपल है ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड स्टेट्स दैट ईच पार्टिसिपेंट इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन। हर बंदे को ऑर्डर्स एक ही बंदे से मिले, उसके ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए और हर इंडिविजुअल एम्प्लॉय एक ही सुपीरियर के टूवर्ड्स जिम्मेदार यानी कि रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। मतलब सही तरीका ये है ऊपर वाला कि एक सुपीरियर है, उसके नीचे ये सबऑर्डिनेट्स है, एक बंदे को एक से ही ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं। ऐसा ना हो सेकंड वाले की तरह कि ये हमारा एक सबऑर्डिनेट है यानी कि एक एम्प्लॉय है, इससे भी ऑर्डर्स मिल रहे हैं, इससे भी ऑर्डर्स मिल रहे हैं। यहाँ पर क्या कहीं ना कहीं क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ही फेल्ट दैट इफ दिस प्रिंसिपल इज वायलेटेड, अगर ये यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल ब्रेक हो जाता है, फॉलो नहीं होता, अथॉरिटी इज अंडरमाइंड, मतलब कहीं ना कहीं ये जो सुपीरियर्स हैं इनकी अथॉरिटी कम हो जाएगी। जब बंदा इसके ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसकी पावर कम हो गई, इसके ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है मतलब इसकी पावर कम हो जाएगी। डिसिप्लिन इज इन जेपर्डी, जेपर्डी का मतलब है कहीं ना कहीं डिसिप्लिन खराब हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्डर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो कभी भी ड्यूअल सबऑर्डिनेशन नहीं होना चाहिए, एक सबऑर्डिनेट के ऊपर एक से ज्यादा सुपीरियर्स नहीं होने चाहिए, अदरवाइज किसी ना किसी तरह का हमें ऑर्गेनाइजेशन में कंफ्यूजन देखने मिलेगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमारे पास में आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देखो यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है कि एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के ऊपर एक ही सुपीरियर होना चाहिए।
लेकिन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सब लोग एक कॉमन डायरेक्शन में चले। और कॉमन डायरेक्शन क्या है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना है। ऑल द यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी यूनिट्स हैं सब लोग एक कॉमन डायरेक्शन में चले, सबका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना है। अब देखो, बड़े सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो हर डिपार्टमेंट का एक हेड होना चाहिए, यानी कि यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो होगा। और हर डिपार्टमेंट का एक प्लान होना चाहिए। उस डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं सारे के सारे एम्प्लॉइज एक कॉमन डायरेक्शन में चले। जैसे मैंने कहा, मान लो ये जो डिपार्टमेंट है ये हमारा कॉस्मेटिक्स का डिपार्टमेंट है, तो कॉस्मेटिक्स के डिपार्टमेंट का एक हेड होना चाहिए और इस डिपार्टमेंट का एक प्लान होना चाहिए कि कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी एम्प्लॉइज है सारे एम्प्लॉइज एक कॉमन डायरेक्शन में चले। ऐसा नहीं कि 3 कुछ और काम कर रहे हैं, 4 कुछ और काम कर रहे हैं। तो डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं सबका कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, हर डिपार्टमेंट का एक हेड हो और उस डिपार्टमेंट का एक ही प्लान होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मान लो एक कंपनी है जिस कंपनी का काम है मोटरसाइकिल्स बनाना, यानी कि बाइक्स वगैरह बनाना और कार्स बनाना। तो यहाँ पर 2 डिपार्टमेंट्स होंगे, कार्स का डिपार्टमेंट, मोटरसाइकिल का डिपार्टमेंट। दोनों डिपार्टमेंट के अलग अलग इंचार्ज हेड होंगे, दोनों डिपार्टमेंट के अलग अलग प्लान्स होंगे और पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लोग एक ही डायरेक्शन में जाएंगे कि हमें मोटरसाइकिल की सेल्स को इंक्रीज करना है। कार वाले एक ही डायरेक्शन में जाएंगे कि हमें कार की सेल्स को इंक्रीज करना है। अगर हर कोई एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो अपने आप ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को हम अचीव कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? यूनिटी ऑफ कमांड। सेकेंड हम लोगों ने पढ़ा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि हर सबऑर्डिनेट, हर इंडिविजुअल एम्प्लॉय के ऊपर एक ही सुपीरियर, एक ही बॉस होना चाहिए। वो बंदे को एक ही बॉस से ऑर्डर्स मिले और वो बंदा एक ही बॉस के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। लेकिन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं हर डिपार्टमेंट का एक हेड और एक ही प्लान होना चाहिए। और उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, जैसे मैंने कहा ये जो है ये हमारा कॉस्मेटिक्स का डिपार्टमेंट है और ये है हमारा मेडिसिन का डिपार्टमेंट। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स के साथ में डील करा जाता है। कॉस्मेटिक्स का डिपार्टमेंट, मेडिसिन का डिपार्टमेंट, ग्रोसरी का डिपार्टमेंट। तो हर डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी लोग हैं, कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट के अंदर मान लो 10 लोग हैं, तो ये 10 के 10 एक कॉमन डायरेक्शन में जाए कि हमें कॉस्मेटिक्स की सेल्स को इंक्रीज करना है, अच्छे क्वालिटी के कॉस्मेटिक्स बनाने हैं। समझ में आ गया? सब एक डायरेक्शन में जाए। यूनिटी ऑफ कमांड का मेन मकसद क्या है कि ड्यूअल सबऑर्डिनेशन नहीं होना चाहिए। एक बंदे के ऊपर 2 या फिर 2 से ज्यादा सुपीरियर्स नहीं होने चाहिए, उसे एक ही बंदे से ऑर्डर्स मिले। यहाँ पर मेन मकसद है कि ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज नहीं होना चाहिए कि एक काम इस बंदे ने भी कर दिया और सेम काम आके इस बंदे ने भी कर दिया। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं यूनिटी ऑफ कमांड एक सिंगल बंदे को, सिंगल एम्प्लॉय को इफेक्ट करेगा कि उसे एक से ज्यादा से ऑर्डर्स मिल रहे हैं, वो अकेला बंदा कंफ्यूज होगा। लेकिन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन अगर फॉलो नहीं होगा तो इसकी वजह से पूरे ऑर्गेनाइजेशन पर असर देखने को मिलेगा। ये 2 अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, अलग तरह से काम कर रहे हैं, बाकी के जो 8 है वो अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के इंटरेस्ट से ज्यादा किस पर फोकस करना है? ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है। समझ में आया? हमेशा हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, एक बंदे के प्रॉफिट, एक बंदे के इंटरेस्ट से ज्यादा हमें किस पर फोकस करना है? ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल गोल्स पर हमें फोकस करना है। द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। एवरी वर्कर हैज सम इंडिविजुअल इंटरेस्ट फॉर वर्किंग इन द कंपनी। देखो, एक कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, हर किसी का अपना अपना मकसद है कंपनी को ज्वाइन करने का। एम्प्लॉय क्या चाहता है कि उसे अच्छी से अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, एम्प्लॉयज का यही मकसद है। वहीं कंपनी क्या क्या चाहती है कि कंपनी को सस्ते के अंदर एम्प्लॉयज मिल जाए और उन एम्प्लॉयज से कंपनी बहुत सारा काम कराए, कंपनी का प्रोडक्शन इंक्रीज हो, सेल्स इंक्रीज हो, प्रॉफिट्स इंक्रीज हो। ऐसा ही होता है। लेकिन हमें हमेशा एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय, इंडिविजुअल बंदे के इंटरेस्ट से ज्यादा किस पर फोकस करना है? कंपनी के ओवरऑल गोल्स पर हमें फोकस करना है। अगर कंपनी के ओवरऑल गोल्स अचीव होंगे, यानी कि प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे, सेल्स वगैरह इंक्रीज
इंक्रीज होंगी, कंपनी अगर अच्छी पोजीशन में है तो वो अपने आप ही अपने एम्प्लॉयज को अच्छी सैलरी वगैरह देगी, बोनस वगैरह देगी। अब ये काम मैनेजर खुद भी कर सकता है। मान लो जो मैनेजर है, परचेज मैनेजर है, जिसका काम है रॉ मटेरियल खरीदने का, वो रॉ मटेरियल खरीदने जाता है तो एक तरफ तो वो रॉ मटेरियल अपने किसी रिलेटिव से खरीद सकता है, ठीक है, रिलेटिव से खरीद कर वो अपना खुद का फायदा करा रहा है, अपने रिलेटिव का फायदा करा रहा है। वो ऐसा ना करके मार्केट में देखे कि यार कहाँ पर रॉ मटेरियल सस्ते में मिल रहा है और अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है, वहां से वो रॉ मटेरियल खरीदे। मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचे, अपने रिलेटिव, अपने इंडिविजुअल बेनिफिट के बारे में ना सोचे। और जब वो ऐसा करेगा, उसका इतना एग्जाम्पलरी बिहेवियर होगा, तो बाकी के एम्प्लॉयज भी उसे देखेंगे कि यार कितना सेल्फलेस है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच रहा है। और कहीं ना कहीं वर्कर्स के अंदर भी ये चीज आएगी कि वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचने लगेंगे। तो समझ में आ गया, हमें इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है, ऑर्गेनाइजेशन के जनरल इंटरेस्ट को। ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा तो अपने आप एम्प्लॉयज को अच्छी सैलरी, अच्छी वेजेस वगैरह सब मिलेगी, प्रमोशन वगैरह, बोनस वगैरह सब मिलेगा, सबका भला अपने आप हो जाएगा। एक और डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट है हमारा आज का, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। देखो, रेम्यूनरेशन का मतलब है एम्प्लॉयज को जो सैलरी, वेजेस वगैरह मिलती है, जितना भी कॉम्पनसेशन मिलता है, उसे हम रेम्यूनरेशन बोलते हैं। ये रेम्यूनरेशन जो है वो फेयर होना चाहिए एम्प्लॉय के लिए भी, जिस बंदे को मिल रहा है, और ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कंपनी के लिए भी। देखो, एम्प्लॉय के लिए फेयर होना चाहिए, यानी कि एम्प्लॉय को इतनी सैलरी, इतनी वेजेस तो मिलनी चाहिए कि वो एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी सके, एक अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉय कर सके। साथ साथ में ये जो है, ये कंपनी के लिए भी फेयर होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी फेयर होना चाहिए, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की पेइंग कैपेसिटी के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कंपनी को तो लॉसेस हो रहे हैं और कंपनी अपने एम्प्लॉयज को अच्छी खासी सैलरी बांट रही है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर कंपनी को अच्छे प्रॉफिट हो रहे हैं तो कंपनी अच्छी सैलरी दे, अगर प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं तो सैलरी कम दे। तो जो रेम्यूनरेशन है वो फेयर होना चाहिए, एम्प्लॉयज को इतना रेम्यूनरेशन, इतनी सैलरी मिले कि वो एक अच्छा रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकें। और साथ साथ में कंपनी की पेइंग कैपेसिटी, यानी कि कंपनी के औकात के अंदर अंदर होना चाहिए, मतलब जस्ट और इक्विटेबल होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक हेल्दी एनवायरनमेंट बना रहेगा, वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच के रिलेशंस अच्छे होंगे, वर्कर्स को अच्छा पैसा मिल रहा है और कंपनी की पेइंग कैपेसिटी के अंदर है, तो वर्कर्स बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन के साथ में काम करेंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली चलेगा। जैसे किसी साल मान लो कंपनी को अच्छे खासे प्रॉफिट्स हो गए, तो कंपनी को प्रॉफिट्स हो गए तो कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉयज को बोनस वगैरह दे दे, कंपनी भी खुश है, एम्प्लॉयज भी खुश हो जाएंगे। तो दिस इज फेयर रेम्यूनरेशन। समझ में आ गया? तो आज हम लोगों ने हेनरी फेयोल साहब के मैनेजमेंट के 7 प्रिंसिपल्स डिस्कस कर लिए। बचे हुए 7 प्रिंसिपल्स हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम लोग एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स और उनकी टेक्निक्स डिस्कस करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट्स के अंदर बताना। प्लस बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि मैम बीएसटी के लिए आप कोई बुक सजेस्ट कर दो। तो बच्चा, बीएसटी के लिए मैं हमेशा आपको सिर्फ एनसीईआरटी सजेस्ट करती हूँ कि आप प्रॉपरली एनसीईआरटी को रीड करो। यहाँ पर एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं, एज इट इज लाइंस उठकर आती है, तो एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है बीएसटी के लिए। उसके बाद में अगर आपको अलग से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है या फिर आपको आंसर राइटिंग की अगर प्रैक्टिस करनी है, तो मैं आपको ये ओसवाल की बुक सजेस्ट कर सकती हूँ। क्वेश्चन बैंक है ओसवाल का, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, आप इसे परचेज कर सकते हो। इसके अंदर आपको हर चैप्टर के एमसीक्यूज भी मिलेंगे, इसके अंदर आपको शॉर्ट आंसर राइटिंग क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, लॉन्ग आंसर्स की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन है विद आंसर्स गिवन है, टॉपर्स की आंसर शीट भी गिवन है, और आपको हर चैप्टर के नोट्स भी मिलेंगे शॉर्ट फॉर्म के अंदर। और हर चैप्टर के बाद में आपको एक सेल्फ असेसमेंट के लिए टेस्ट मिलेगा, तो वो टेस्ट भी आप दे सकते हो। तो एनसीईआरटी ले लो, कोई रेफरेंस बुक आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है, और ये ओसवाल का क्वेश्चन बैंक ले लो, आपका काम बन जाएगा। सो आई विल सी यू टुमारो, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।